ये हम इंटरडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, उस पे हमारी बात चल रही थी और बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई। इंटरडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे थे। इंटरडिपेंडेंस एक की कंपोनेंट है पॉलिटिकल लिबरलिज्म का। पॉलिटिकल लिबरलिज्म एक थ्योरी है आईआर की, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंस पार्ट है लिबरल स्कूल ऑफ थॉट का। ये एक नोशन, ये ग्लोबलाइजेशन के नोशन को भी एक तरह से उसके साथ भी रिलेटेड है। इसके जो सपोर्टर्स हैं, जो लिबरल्स, वो कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस एक पीसफुल वर्ल्ड को अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस की वजह से जो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कम होते हैं। स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर जब डिपेंडेंट होती हैं तो वो एक दूसरे से लड़ना पसंद नहीं करती। ये म्यूचुअल कनेक्टेडनेस एंड डिपेंडेंसी सिर्फ स्टेट्स के बीच में नहीं होती, स्टेट्स के अलावा जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि जो लिबरल्स हैं वो हमारी दुनिया को किस तरह से देखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम को। वो कहते हैं कि हमारी दुनिया में नंबर ऑफ स्टेट्स तो हैं ही हैं, छोटी बड़ी पावरफुल, कोई ज़्यादा पावरफुल है, कुछ कोई कम पावरफुल है, लेकिन उसके अलावा स्टेट्स के अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये एक्टर्स कौन से हैं? एमएनसीज हैं, एनजीओज हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं ट्रेड के जरिए, फाइनेंशियल फ्लोज के जरिए, ट्रैवल एंड शिपिंग के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए। अब जो ये इंटरडिपेंडेंस है इनके बीच में, ये एक पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज की फोर्स बनता है। ये पॉजिटिव चेंज इंटरनेशनल रिलेशन में जब आप भी देखते हैं कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, तो एक तो पीस स्टेबल होता है, चांसेस कम हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के, और सारे एक्टर्स क्लोज टाइज से बेनिफिट कर रहे होते हैं। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया लिबरल्स का। लेकिन जो अपोनेंट्स हैं इसके अपोजिट जो थॉट रखते हैं, दोज आर रियलिस्ट। ये वो लोग हैं, ये वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो समझते हैं कि जो आज की जो हमारी दुनिया है उसको ज़्यादा शेप इंटरनेशनल अनार्की अनार्की कहते हैं लॉलेसनेस, यानी एक सेंट्रल अथॉरिटी ना होना। अनार्किज्म और अनार्की को हम अलग से भी देखेंगे, लेकिन जो रियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारी दुनिया है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इंटरनेशनल अनार्की, जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इसी वजह से जो स्टेट्स हैं उनका बिहेवियर इस इंटरनेशनली अनार्की, इंटरनेशनल सिस्टम में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ना होना, ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है स्टेट्स के बिहेवियर को, ना कि उनकी जो इंटरडिपेंडेंस है। ये एक अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू है। ये रियलिस्ट जो है वो ये कहते हैं। जो लिबरल्स हैं वो इंटरडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस स्टेट्स के बिहेवियर को डिफाइन करता है, और स्टेट्स किस तरह से बिहेव करेंगी ज़्यादा ये तय करेगा कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट कितनी है। लेकिन रियलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी जो वर्ल्ड है दैट इज़ नॉट इंटरडिपेंडेंट, बट हमारी जो दुनिया है उसमें जो स्टेट्स हैं वो एक ऐसे सिस्टम में रह रही हैं जो इंटरनेशनल अनार्की है, इंटरनेशनल सिस्टम है जिसकी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, और सब एक दूसरे पे डिस्ट्रस्ट करते हैं, किसी का किसी पे कोई भरोसा नहीं है। और ऐसे में रियलिस्ट कहते हैं इस ऐसी दुनिया में जो ऑपरेशन है वो अचीव करना डिफिकल्ट है। जी, किसी ने सवाल के लिए हैंड रेज किया है। सर, ये रियलिस्ट थ्योरी हम ये कह सकते हैं कि मतलब इनकी परसेप्शन ये है कि ग्लोबल लेवल पे कोई सुपर पावर होनी चाहिए जो सबको गवर्न कर सके या सबके ऊपर वॉच ओवर कर सके। देखिए, सुपर पावर तो एक कंट्री हो जाता है। ये कहते हैं कि हमारे जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहाँ पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, जैसे एक कंट्री को संभालने के लिए होती है। कोई पुलिस नहीं है जो अपना लॉ इन्फोर्स कर सके दुनिया के किसी भी कोने में। ये रियलिस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एक स्टेट तक ही लिमिटेड है, रियलिस्ट का मानना ये।
कि हर एक हाँ स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक करती बिल्कुल, ये कहते हैं कि अनार्की है, है। इंटरनेशनल अनार्की, इंटरनेशनल लॉलेसनेस है, है। इंटरनेशनली कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो इसकी वजह से जो दुनिया में कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और कॉपरेशन ऐसे में हासिल करना बहुत डिफिकल्ट है, ये इनका मानना है रियलिस्ट। उसके अलावा जी ये जो मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू इंटरडिपेंडेंस पे क्या है? ये जो मार्क्सिस्ट है या ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी को मानने वाले हैं, ये कहते हैं ये जो इंटरडिपेंडेंस है, ये इंटरडिपेंडेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये मार्क्सिस्ट कहते हैं ये डोमिनेंस और एक्सप्लॉयटेशन का एक फ्रेमवर्क है, जिसमें कुछ कंट्रीज डोमिनेट करते हैं और ज्यादातर कंट्रीज एक्सप्लॉयट होते रहते हैं। ये कोई कॉपरेशन नहीं है। ये मार्क्सिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है इंटरडिपेंडेंस के ऊपर। हमने देखा कि लिबरल्स किस तरह से देखते हैं इंटरडिपेंडेंस को, रियलिस्ट किस तरह से देखते हैं। अब यहाँ पे मार्क्सिस्ट जो डिपेंडेंसी थ्योरी के बिलीवर हैं वो ये कहते हैं कि जो दुनिया है उसमें ज्यादातर कंट्रीज जो हैं एक्सप्लॉइट होते रहते हैं, जो वीक कंट्रीज हैं, और जो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं वो डोमिनेट करते हैं, और ये पूरा सिस्टम एक एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है, कॉपरेशन का सिस्टम नहीं है। ये इन सबके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। हाउएवर, लेकिन ये तो एक फैक्ट है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंटरडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट पे ही बनी हुई है। जो ग्लोबलाइजेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इंफॉर्मेशन के इनफ्लो को एक्सचेंज होना है, ट्रेड को एक्सचेंज होना है, ये इसका पूरा जो बेस है वो इस इंटरडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। देखें आप, मसलन एग्रीकल्चर एक स्टेट में होता है दुनिया की, उसमें वो प्रोडक्ट बनता है जो दूसरे कंट्री में उस सीजन में बनता नहीं है या पैदा नहीं होता। तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेड होना, इंफॉर्मेशन का फ्लो होना, ये इंटरकनेक्टेड होने की वजह से पॉसिबल है। इंडस्ट्रियल वर्क अगर आप देखें, चाइना में इंडस्ट्री है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है जो अमेरिका में शायद महंगा बनता। तो ये पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि इंटरकनेक्टेडनेस है, इंटरडिपेंडेंस है। ग्लोबलाइजेशन की अगर इन जनरल अगर हम बात करें, तो ग्लोबलाइजेशन में हम देखते हैं कि दुनिया में किस तरह से ट्रेड नेटवर्क्स पाए जाते हैं। एक कंट्री, दूसरा कंट्री, तीसरा कंट्री, ये आपस में किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। ए को कोई चीज़ चाहिए, वो बी सी से आउटसोर्स करेगा, खुद बनाएगा अपनी कंपनीज में, अपनी इंडस्ट्रीज में, और ए को वो एक्सपोर्ट करेगा। ये एक इंटरकनेक्शन है, एक दूसरे की नीड्स फुलफिल हो रही हैं, और एक कॉन्टिनेंट दूसरे आपस में कनेक्टेड हैं बॉर्डर्स होने के बावजूद। ये इंटरकनेक्टेडनेस, जो ग्लोबलाइजेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इंटरडिपेंडेंस वाले कॉन्सेप्ट को फाउंडेशन बनाता है। अब इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स भी हैं इंटरडिपेंडेंस के, या इस ग्लोबलाइजेशन के पूरे कॉन्सेप्ट के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर, जो आपने अभी बोला कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंटरडिपेंडेंस पे डिपेंड करती है, तो हमें यही बताया कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है और ये जो भी चीजें हैं तो वो लिबरल को सपोर्ट करती हैं। जी। मगर सर पहले जो आपने बताया कि जहाँ तक हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सही है। मगर जब वो हमारा पूरा हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, तो अभी कभी ये भी ऐसे हो सकता है कि एक कंट्री दूसरे पे अटैक करता है। तो वो सर रियलिस्टिकली तो अपनी बात सही करते हैं। देखें, ये दुनिया की डायनामिक्स को समझने के लिए सबके पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होने चाहिए। एक कंट्री अगर किसी और पे अटैक करता है तो आपको ये डिवाइस यूज करने आना चाहिए कि यहाँ पे रियलिस्ट किस हिसाब से इसको किस एंगल से देखेगा, आपका जो लिबरल है वो किस हिसाब से देखेगा, जो डिपेंडेंसी थ्योरी वाले हैं वो किस हिसाब से देखेंगे। तो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये है कि आपने इंटरप्रिटेशन करते वक्त इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करना होता है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है जब दुनिया एक दूसरे के ऊपर। जी मेरा एक क्वेश्चन है कि डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है? हमने जो मार्क्सिज्म के अबाउट बताई है, और डिपेंडेंसी थ्योरी हम आगे डिटेल में करेंगे। डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि दुनिया में एक्सप्लॉयटेशन एग्जिस्ट करती है, एक कंट्री ज़्यादा पावरफुल है, दूसरा कम है, और ये जो ट्रेड नेटवर्क सारा बना हुआ है ये एक्सप्लॉयटेशन का नेटवर्क है। वो हम पूरा आगे जो है एक अलग से पूरी स्लाइड में करेंगे सर। मेरा क्वेश्चन है डिपेंडेंसी थ्योरी को। जी सर, ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरी आपने समझाई है ये मुझे समझ नहीं आई।
कि जो लिबरलिज्म है वो सपोर्ट करते हैं इंटरडिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को, जो रियलिस्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं कि सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं है जिसकी वजह से इंटरडिपेंडेंसी जो है वो नहीं है मतलब। और जो मार्क्सिस्ट है वो क्या कहता है? वो कहते हैं कि जो इंटरडिपेंडेंस है ये असल में एक्सप्लॉयटेशन का फ्रेमवर्क है। कुछ कंट्री डोमिनेट करते हैं, कुछ एक्सप्लॉयट होते हैं इस सिस्टम में, कोई कॉपरेशन नहीं है ये। ठीक है, थैंक यू सर। सर क्या हम ये कह सकते हैं कि लिबरल्स राइट विंग है और मार्क्सिस्ट लेफ्ट विंग और रियलिस्ट सेंट्रिस्ट हैं? देखें, वो फिर पॉलिटिकल विंग्स जो हैं उसके कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, ये जो है अलग चीज़ है। आप उसको रिलेटिवली चेंज होते रहते हैं। एक कंट्री के लेफ्टिस्ट अलग होते हैं, दूसरे कंट्रीज के अलग होते हैं। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है वो, उसके साथ रिलेट आप इसको ना करें तो वो बेहतर ही रहेगा। अच्छा, इसके प्रोज एंड कॉन्स। दुनिया इंटरकनेक्टेड है, सबसे बड़ा फायदा पीस, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, जो इकोनॉमीज हैं वो डेवलप होती हैं, प्राइसेस चीज़ों के लो रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ जो चाइना में बनती है वो अगर यूएसए में बने तो ज़्यादा महंगी बनेगी। तो ये इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से, इंटरडिपेंडेंस की वजह से ही प्राइसेस लो मेंटेन रहती हैं। उसके अलावा जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं या क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि एक कंट्री अगर गरीब है, ट्रेड करेगा, उसकी इकोनॉमी ज़्यादा बूस्ट होगी, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। ये चंद प्रोज हैं, लेकिन सिर्फ साइड ब्राइट भी नहीं है, कुछ डार्क साइड भी है। एक इसका जो नुकसान है वो ये है कि जो जॉब्स हैं वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे जॉबलेसनेस क्रिएट होती है। अगर एक इंडस्ट्री जो अमेरिका में खुल सकती थी लेकिन वो चाइना में जाके काम करती है, वहाँ के लोगों से काम करवाती है, तो अपने होम कंट्री में वो जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, जॉबलेसनेस क्रिएट होगी। दूसरा इसका कौन है, जो कल्चरल हेजेमनी जिसे कल्चरल होमोजेनाइजेशन जिसे कहते हैं, कि सारे दुनिया के कंट्रीज एक ही कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। जो ज़्यादा डोमिनेंट और बड़ा कंट्री है, जो ज़्यादा पैसे वाला कंट्री है, उसके कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है, अपने कल्चर को भुलाया जा रहा है। ये एक इसका नुकसान है, कल्चरल इन्वेजन भी इसे आप कह सकते हैं। उसके अलावा ये जो नेशनल आइडेंटिटी है, ये जो ग्लोबल सिटीजन का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो उसमें जो नेशनल आइडेंटिटी है वो कहीं पे लूज होती जा रही है लोगों की। एक ये भी उसका नुकसान है। अदर देन दिस, ये जो इंटरडिपेंडेंस है, अगर इसमें एक इकोनॉमी सफर करती है तो इसका रिपल इफेक्ट होता है बाकी इकोनॉमीज में। जैसे आप देखते हैं ट्रेड वॉर हो रही है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिस्ट्रिक्शंस लगा के लड़ रहा है इकोनॉमी की जंग, तो इसका नुकसान सिर्फ उन दो कंट्रीज को नहीं होगा, बाकी कंट्रीज को भी होगा, क्योंकि वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कहते हैं व्हेन एलिफेंट्स फाइट इट इज द ग्रास दैट सफर्स। हाथी लड़ते हैं तो ग्रास को ज्यादा नुकसान होता है। तो ये क्यों? ये भी इंटरकनेक्टेड होने की वजह से। तो ये उसके कुछ चंद प्रोज एंड कॉन्स थे। ये था भाई इंटर डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। सर ये नेशनल आइडेंटिटी को प्लीज थोड़ा डिफाइन कीजिए। देखिए, मैंने कहा नेशनल आइडेंटिटी इंटर डिपेंडेंस की वजह से कुछ लोगों को ये डर होता है कि हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी लूज कर रहे हैं। हम खुद को एक कंट्री के साथ जब असाइन करके नहीं आइडेंटिफाई करते। एक पासपोर्ट है जो 20 कंट्रीज में बिना वीज़ा के चल जाता है, तो आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो कहीं पे लूज हो रही होती है। जैसे यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट है, एक इंसान एक कंट्री का है लेकिन वो सबके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। तो ये कुछ लोगों का जो इंटरडिपेंडेंस के अपोजिट आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, तो वो कहते हैं कि नेशनल आइडेंटिटी लूज हो रही है, आइडेंटिफिकेशन आपकी मल्टीपल स्टेट से एक ही जैसी है। आप एक ही कंट्री में पैदा हुए हैं लेकिन बिजनेस कहीं और पे कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट तीसरी जगह पे कर रहे हैं, तो आपका जो अपने मुल्क के साथ एसोसिएशन है वो कहीं पे वीक हो रहा है। ये एक बिलीफ है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू। अब हम प्रिजनर्स डायलेमा को समझने लगे हैं। प्रिजनर्स डायलेमा एक
इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। प्रिजनर्स डायलेमा बेसिकली एक चॉइस को कहते हैं कि आइदर आपने कोऑपरेट करना है या कॉम्पीट करना है। इट इज़ अ चॉइस। एक ऐसा डायलेमा है, ऐसा 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 प्रॉब्लम है जिसमें या तो एक्टर्स ने कोऑपरेट करना है या कॉम्पीट करना है। अब प्रिजनर्स डायलेमा है क्या? ये ब्रांच है गेम थ्योरी की। और गेम थ्योरी क्या है? वो खुद एक मैथ की ब्रांच है। अब गेम थ्योरी में आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि जो एक्टर्स हैं उनके बिहेवियर को समझा जाए एक गेम में प्लेस करके। और ये गेम थ्योरी हम मैथ वाली यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि ये जो दुनिया की पॉलिटिक्स है उसको समझने के लिए गेम थ्योरी के साइंस को इस्तेमाल किया जाता है। और उसी गेम थ्योरी की का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्रिजनर्स डायलेमा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है प्रिजनर्स डायलेमा का कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर टू एक्टर्स टू चूज एन एक्शन दैट दे नो इज नॉट देयर बेस्ट ऑप्शन। ये बहुत ही मुश्किल होता है कि दो एक्टर्स को एक ऐसी चॉइस दी जाए और वो उसमें वही एक्शन लें और दो समझें कि दोनों के लिए वो बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, दो कंट्रीज हैं, उनको पता है कि एक ट्रीटी वो साइन करेंगे तो उससे दोनों का फायदा होगा, लेकिन वो दोनों साइन उसे नहीं कर रहे। इस बिहेवियर को समझने के लिए प्रिजनर्स डायलेमा के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रीजन है जहाँ पे दो कंट्रीज की आर्मी है। कंट्री ए की आर्मी भी वहाँ पे मौजूद है, कंट्री बी की आर्मी भी वहाँ पे मौजूद है। दोनों को पता है कि हम आर्मीज को विड्रॉ करेंगे तो हमारा जो मामला है वो सेट हो जाएगा, लेकिन दोनों वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। ये एक्शन जो दोनों के फायदे का है, कंट्री ए भी विड्रॉ नहीं कर रहा, कंट्री बी भी नहीं कर रहा, तो ये पूरी जो स्ट्रगल है चॉइस लेने की, कोऑपरेट करना है कि कॉम्पीट करना है, ये एक्सप्लेन होता है जब आप प्रिजनर्स डायलेमा को समझते हैं। प्रिजनर डायलेमा को समझने के लिए एक मिसाल से आप समझ सकते हैं। ये प्रिजनर्स डायलेमा बेसिकली दो लोगों की गेम है। मैंने कहा कि गेम थ्योरी की ब्रांच है प्रिजनर्स डायलेमा। इसमें दो लोगों के बिहेवियर को या दो एक्टर्स के बिहेवियर को आप समझते हैं, टू एक्टर्स। अब इसका मिसाल ऐसे है कि आप इमेजिन करें दो प्रिजनर्स हैं जो एक दुकान को लूट रहे थे, वहां पे पुलिस आ जाती है और रॉबरी के दौरान पुलिस ने उन दो लोगों को पकड़ लिया है। अब पुलिस के पास टास्क ये है कि उन्हें कन्फेशन हासिल करना है इन दोनों से। क्या हासिल करना है? कन्फेशन। तो पुलिस क्या करेगी? उन दोनों को अलग अलग सेल्स में बंद कर देगी और एक डिफिकल्ट डायलेमा वाली सिचुएशन क्रिएट करेगी। उन्हें पता नहीं होगा कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है। अब एक तो है प्रिजनर ए और दूसरा है प्रिजनर बी। इसको एक ग्राफ से समझते हैं हम। बी के पास दो ऑप्शन हैं और ए के पास भी दो ऑप्शन है। बी की मर्जी है वो साइलेंट रहे या बी की मर्जी है वो कन्फेस करे। ए के पास भी ये दो ऑप्शन है कि वो साइलेंट रहे या कन्फेस करे। अब दोनों को अलग अलग सेल में पुलिस ने रखा है। बी अलग सेल में है, ए अलग सेल में है। अब यहाँ पे हम चार टाइप के रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक ऐसी रिजल्ट कि बी भी साइलेंट रहा, ए भी साइलेंट रहा। इस केस में क्या होगा? दोनों को एक एक साल की सजा होगी, क्योंकि पुलिस को तो पता है कि ये दोनों इन्वॉल्व थे, लेकिन दोनों साइलेंट रहे हैं, तो एज अ रिवॉर्ड दोनों को सिर्फ एक एक साल की या एक एक माह की सजा होगी। लेकिन अगर बी ने कन्फेस कर दिया
बी ने कन्फेस कर दिया और ए साइलेंट रहा, तो साइलेंट रहने वाले को 10 साल की सजा होगी और जिसने कन्फेस कर दिया वो फ्री में चला जाएगा, उसको बाइज्जत वली कर दिया जाएगा। एक तो आउटकम ये हो सकता है। दूसरा, ए कन्फेस कर दे लेकिन बी साइलेंट रहे, ऐसे केस में ए को फ्री कर दिया जाएगा और बी को 10 साल की सजा होगी। ये 3 टाइप के आउटकम है। फोर्थ आउटकम ये है कि दोनों कन्फेस करें, ए भी कन्फेस कर दे, बी भी कन्फेस कर दे, तो दोनों को 5-5 साल की सजा होगी या 5-5 महीने की सजा होगी, जो भी कानून के मुताबिक हो सकती है। तो ये जो पहले वाला आउटकम है, इसे हम कहते हैं दैट इज कोऑपरेटिव आउटकम। दोनों ने कोऑपरेट किया, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि अगर मैं साइलेंट रहूंगा तो बी किस तरह से रिएक्ट करेगा। उसके बावजूद इनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में इतनी अच्छी थी कि दोनों ने कोऑपरेट किया, एक ही उन्होंने एक्शन लिया, ये भी साइलेंट रहा, ये भी साइलेंट रहा, तो दोनों का आउटकम जो है दोनों के लिए फेवरेबल रहा। लेकिन यहाँ पे जब दूसरा आउटकम हम देखते हैं, बी ने कन्फेस कर दिया, ए साइलेंट रहा, एक जैसा इन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो ये जो आउटकम है, ये दोनों, ये वाले आउटकम ये हैं कॉन्फ्लिक्टिंग आउटकम्स, और ये वाला जो आउटकम है दैट इज बैड आउटकम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे के साथ कॉम्पीट किया। ए ने कन्फेशन दिया बी के खिलाफ, बी ने कन्फेशन दिया ए के खिलाफ, और दोनों को नुकसान हुआ कॉम्पीट करने की वजह से। तो ये प्रिजनर्स डायलेमा ये समझाता है, ये इलस्ट्रेट करता है तो ये देखें, ये प्रिजनर्स डायलेमा का जो कॉन्सेप्ट है, ये इलस्ट्रेट करता है कि कितना डिफिकल्ट होता है दो प्लेयर्स के लिए एक दूसरे को ट्रस्ट करना और एक ऐसा एक्शन लेना जो दोनों के लिए फायदे का हो, कोऑपरेट करना। तो ये प्रिजनर्स डायलेमा के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप कंट्रीज के बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन में दो कंट्री खुद कोऑपरेटिवली बिहेव नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, एक ऐसा एक्शन ले रहे हैं जैसे ट्रेड वॉर का कॉन्सेप्ट है, दैट इज आल्सो वो भी प्रिजनर्स डायलेमा के एग्जांपल में फिट हो सकता है। इसमें देखें क्या था, पुलिस को टास्क मिली कि आपने कन्फेशन ऑब्टेन करना है। पुलिस ऑफिसर ने ये डील दे दी कि आप एक ऐसा कन्फेशन दें जैसे आप अगले को फंसा सकें, उसको उसकी सजा बढ़ा सकें, तो आपको हम फ्री कर देंगे। दोनों के पास ये चॉइस थी और दोनों ने जब कॉम्पीट करना चाहा, खुद को फायदा देना चाहा, सेल्फ इंटरेस्ट हासिल करना चाहा, तो ऐसे में दोनों को नुकसान हुआ। कॉपरेट किया तो फायदा हुआ। तो प्रिजनर्स डायलेमा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट करता है। किसी के बिहेवियर को अगर आप एक्सप्लेन करते हुए प्रिजनर डायलेमा की बात वहां पे लिख दें तो ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कर देती है आपके जवाब को, क्योंकि प्रिजनर्स डायलेमा की थ्योरी ये बताती है कि इंडिविजुअल जो है वो एक रैशनल इंडिविजुअल है, वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और उसका ये जो बिहेवियर है सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाला, इट लीड्स टू कलेक्टिव बैड आउटकम। तो ये पूरी थ्योरी है या पूरा आइडिया है प्रिजनर्स डायलेमा का, जिसको आप कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। जी आमना। आप प्लीज ये लाइन रिपीट कर सकते हैं जो आपने प्रिजनर्स डायलेमा में शुरू में बताई थी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर टू एक्टर्स। आप लाइन प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा क्रक्स ऑफ प्रिजनर डायलेमा का ये है कि ये इलस्ट्रेट करता है द डिफिकल्टी फॉर टू पार्टनर्स टू स्टे इन कोऑपरेशन विथ वन अनदर एंड टू ट्रस्ट वन अनदर।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कल हम इसको थोड़ा सा रिफर कर चुके थे पहले ही, लेकिन आज उसे थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं, दैट इज अनार्की। अनार्की बेसिकली कहते हैं लॉलेसनेस को, एक ऐसी हालत जिसे आप डिसऑर्डर कहें, क्योंकि वहां पे कोई भी अथॉरिटी मौजूद ना हो, यानी लेक ऑफ अथॉरिटी आप कह सकते हैं। डिसऑर्डर की हालत, लॉलेसनेस की हालत, लेकिन इसी से एक रिलेटेड टर्म है जो यहाँ पे आप उसे कंफ्यूज ना करें, दैट इज अनार्चिज्म। अनार्चिज्म एक अलग ही फिलॉसफी है जिसमें कुछ जो इसके बिलीवर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें कोई भी गवर्नमेंट ना हो और सोसाइटी एक दूसरे पे कॉपरेशन के जरिए डिपेंड करे। तो ये एक अलग आइडियोलॉजी होती है, इसे हम यहाँ पे रेफर नहीं कर रहे। अनार्की जो हम रेफर कर रहे हैं वो हम ग्लोबल पॉलिटिक्स में या करंट अफेयर्स में ये जब टर्म इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है कि लेक ऑफ अथॉरिटी, जब आपका कोई सेंट्रल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ना हो, ऐसी हालत को अनार्की कहते हैं। ये रियलिज्म की थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट है। ये रियलिज्म की थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट है और ये मानते हैं जो रियलिस्टिक हैं, जो रियलिस्ट के थ्योरिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स है या जिस तरह से दुनिया में स्टेट्स बिहेव करती हैं उसका डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो इंटरनेशनल अनार्की से है। ये रियलिस्ट ये मानते हैं कि हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है, वर्ल्ड सिस्टम जो है, वो एक इंटरनेशनल अनार्की है और ये इंटरनेशनल अनार्की स्टेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी अथॉरिटी नहीं है, लॉलेसनेस है और ये लॉलेसनेस या एक इंटरनेशनल लेवल का जो डिसऑर्डर है ये स्टेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अब मसलन आप देखें, ये हमारी दुनिया है, इंटरनेशनल सिस्टम कह लें इसे, ये कंट्रीज हैं, ज़्यादा बड़े सर्किल यानी ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज, ये छोटे सर्किल कम पावर वाले कंट्रीज। अब ये जो रियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हमारी ये जो पूरी दुनिया है या इंटरनेशनल जो सिस्टम है ये अनार्किक है, डिसऑर्डर है। अब इसका क्या रीज़न देते हैं? रीज़न 1 ये कहते हैं कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है दुनिया में जो सबको कंट्रोल करे, यानी कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो सारे कंट्रीज को कंट्रोल करे। सुपर पावर एक अलग चीज है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नहीं है जो सारे कंट्रीज को कंट्रोल करे। रीजन नंबर 2, हमारी दुनिया ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है क्यों अनार्किक है? वो कहते हैं कि कोई पुलिस नहीं है, कोई पुलिस फोर्स नहीं है जो लॉज इम्प्लीमेंट कराए। ये 2 रीजंस ये बताते हैं कि जिसके जरिए इन्हें हमारी ये जो दुनिया है या इंटरनेशनल सिस्टम है ये अनार्किक नजर आता है। अब इसका ये कहते हैं कि इन्फ्लुएंस भी पड़ता है या इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी है दुनिया के अनार्किक होने का। इसका पहला आउटकम ये होता है कि जो भी स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं। वो कहते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो उन्हें हमेशा डर लगा रहता है और उनका इन सारे कंट्रीज का फोकस होता है कि किसी तरह से इस दुनिया में सरवाइव किया जाए। तो इस अनार्किक वर्ल्ड का या अनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम का पहला कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि जो सारी स्टेट्स हैं वो हमेशा डर के माहौल में रहती हैं और सरवाइव करने की कोशिश करती रहती हैं। उनका मेन कंसर्न होता है कि किसी तरह सरवाइव किया जाए। आगे चलते हैं।
अनार्की कंटिन्यू है। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस इस इंटरनेशनल अनार्किक सिस्टम का जो रियलिस्ट मानते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो भी स्टेट्स हैं, जो भी कंट्रीज हैं, वो सेल्फ हेल्प की तरफ जाते हैं, यानी अपनी मदद आप करने की कोशिश करते हैं। क्या मदद करनी है उन्हें? कंसर्न वन है, या जो आउटकम वन है अनार्किक सिस्टम का, उन्हें इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उन्हें फील होता है कि वो सेफ नहीं है। तो सेल्फ हेल्प के जरिए वो अपनी सिक्योरिटी को एनहांस करने की कोशिश करते रहते हैं। सारी स्टेट्स जो हैं अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाने की कोशिश करती रहती हैं, और अलायंसेस बनाते रहते हैं कंट्रीज, जैसे वो ज्यादा सिक्योर फील करें। तो इस अनार्किक सिस्टम का पहला कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि स्टेट्स इनसिक्योर फील करती हैं। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि वो सेल्फ हेल्प की तरफ जाती हैं और मिलिट्री एक्सपेंडिचर को, मिलिट्री पावर को कंटिन्यूअसली बढ़ाने की कोशिश करती रहती हैं, अलायंसेस बनाती रहती हैं स्टेट्स। और इसका जो तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस है वो ये है कि ऐसे सिस्टम में जिसमें सबको ये लगता है कि हम इनसिक्योर हैं, वहां पे किसी पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है और कोऑपरेट करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। सो ये जो अनार्किक सिस्टम है, ये स्टेट के इस सेल्फ हेल्प वाले बिहेवियर की तरफ उन्हें पुश करता है, उन्हें ऐसी डायरेक्शन में पुश करता है जहां पे वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। कोऑपरेशन ऐसे माहौल में करना बहुत मुश्किल होता है, या आप कोऑपरेशन को प्रोमोट करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि स्टेट्स एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती। यहाँ पे एक मिसाल भी आ जाता है इस अनार्किक सिस्टम का। जो सिक्योरिटी डायलेमा की हम बात सुनते हैं कि भाई दुनिया में सिक्योरिटी या सेफ्टी का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा से एग्जिस्ट करता आ रहा है। सबको ये लगता है कि वो इनसिक्योर हैं और उन्हें अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना है। तो ये डायलेमा क्यों है? डायलेमा इसलिए है क्योंकि रियलिस्ट मानते हैं दुनिया अनार्किक है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है और सारे कंट्रीज को अपनी सेफ्टी की फिक्र है, और ये सेफ्टी जो है एक डायलेमा में तब्दील हो चुकी है। क्यों? अभी ऐसा है कि एक कंट्री, फॉर एग्जांपल कंट्री ए है, वो समझता है कि बाकी जो भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो ए को बी से खतरा हो सकता है, बी को सी से खतरा हो सकता है। ए अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, ए को देख के बी बढ़ाएगा, बी को देख के सी बढ़ाएगा। तो वो दुनिया जिसमें पहले मिलिट्री इक्विपमेंट्स इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन सिक्योरिटी का जो डायलेमा क्रिएट हो गया था कि ए को अपनी सिक्योरिटी की वजह से अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ा, मिलिट्री पावर को, बी ए को देख के बढ़ा रहा है और सी बी को देख के बढ़ा रहा है। तो ऐसे माहौल में सब जो कंट्रीज हैं वो एक आर्म रेस में लग जाते हैं, हथियारों की रेस लग जाती है। तो ये जो आर्म रेस है ये क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ए को लगा कि वो बी से इनसिक्योर है, बी को लगा वो सी से इनसिक्योर है, लेकिन आखिर में हमारे पास आउटपुट क्या आया कि दुनिया पहले से ज्यादा इनसिक्योर हो गई, क्योंकि पहले वाली दुनिया में इतने हथियार नहीं थे। आर्म रेस क्रिएट होने की वजह से, एक डायलेमा की क्रिएट होने की वजह से आज दुनिया ज्यादा इनसिक्योर हो गई है। तो ये अनार्की का जो कॉन्सेप्ट है, ये रियलिस्ट इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे अनार्की है, कोई सेंट्रल पावर नहीं है, और इसी की वजह से कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट नहीं है, कोऑपरेशन मुश्किल है, और सेल्फ हेल्प के तहत वो मिलिट्री पावर को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, सारी स्टेट्स अलायंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में मिसाल हमारे सामने है सिक्योरिटी डायलेमा का। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की आखिरी क्लास है, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी तो सारी चीज़ें आज ही कवर करनी है। आई होप
आई होप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। व्हाट्सएप पे कंफर्म कर दें, माइक सबके म्यूट रहेंगे। आखिर में जब सवाल जवाब का सेशन होगा तो माइक अनम्यूट कर दिए जाएंगे। ओके जी, कल हमने प्रिजनर्स डायलेमा का कॉन्सेप्ट कवर किया था। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज चोक पॉइंट। करंट अफेयर्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में चोक पॉइंट को समझना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चोक पॉइंट रेफर करता है ऐसे नेचुरल कंजेशन को जहां से पैसेज होता है नेविगेशन का, या मेरी टाइम पैसेज आप इसे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कंट्री है, कंट्री ए, ये कंट्री बी है, और यहाँ से शिपिंग हो रही है इस पानी से इधर। तो ये जो पॉइंट है ये चोक पॉइंट कहलाएगी। नेचुरल क्राउडिंग होती है यहाँ से, हर साल ज़्यादा से ज़्यादा शिप जो ट्रेड शिपिंग होती है वो यहाँ से क्रॉस कर रही होती है। तो ये इसकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी होती है, ऐसे चौक पॉइंट्स की दुनिया भर में होते हैं। इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होती है, इनकी स्ट्रैटेजिक या मिलिट्री के पर्सपेक्टिव में भी इम्पोर्टेंस होती है। तो चौक पॉइंट जो है उसका अगर यहाँ पर रियल मिसाल लिया जाए एक्चुअल का, तो हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का यहाँ मिसाल ले लेते हैं। ये एक रफ मैप है ईरान का, और ये मिडिल ईस्ट है, और ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये एक चोक पॉइंट है। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से चोक पॉइंट्स होते हैं, और इस चोक पॉइंट से दुनिया की तकरीबन 17% से ज़्यादा ऑयल की शिपिंग होती है यहाँ से। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अगर इस चोक पॉइंट को कोई बंद करने की धमकी दे तो ये कितना बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है। तो चोक पॉइंट्स की जो नेचुरल नेविगेशनल पैसेजेस होते हैं, ये इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है, इनकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस होती है, इनकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस होती है। तो ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ग्लोबल माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज। लेकिन ग्लोबल माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज का कॉन्सेप्ट आपको कंट्रीज के बिहेवियर को समझने में ये भी बहुत हेल्प करता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, करंट अफेयर्स में। पहले तो ये जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन बेसिकली मूवमेंट होती है लोगों की एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। अब ये माइग्रेशन दो टाइप की हो सकती है। या तो माइग्रेशन जो हो वो बाय फोर्स हो सकती है, या ये जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन की बात कर रहे हैं,
या ये जो माइग्रेशन इकोनॉमिक जो वॉलंटियर्स है, अपनी मर्जी से जो लोग एक पॉइंट से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं, ये दूसरे केस वाली हो सकती है। जो बाय फोर्स माइग्रेशन होती है उसे हम, उन लोगों को हम रेफ्यूजीज कहते हैं। अब ये बाय फोर्स माइग्रेशन क्यों होती है? जब अपने कंट्री में लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों, पॉवर्टी हो, वॉर हो, कोई मास लेवल पे किलिंग परफॉर्म की जा रही हो, परसिक्यूशन हो, उन पे जुल्म हो रहे हो, तो इन रीजंस की वजह से लोग बाय फोर्स अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है एक प्लेस से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। एक रीजन तो ये होता है माइग्रेशन का। दूसरा, इकोनॉमिक वॉलंटियर्स। ये जो माइग्रेंट्स हैं ये अपनी मर्जी से माइग्रेट करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। ये अपॉर्चुनिटी को देखते हैं कि किसी और स्टेट में जाके उनकी लाइफ ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, वो ज़्यादा अर्न करेंगे। तो इस माइग्रेशन से, इकोनॉमिक माइग्रेशन से एक टर्म इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन होता है। ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन का मकसद है कि आपके कंट्री से पढ़े लिखे लोग अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में अपने मुल्क को छोड़ के किसी और मुल्क चले जाते हैं, तो आपके दिमाग, आपके मुल्क में जो अच्छे दिमाग हैं, जो रिसोर्सफुल लोग हैं, उनका लॉस होता है। यानी आपके पास वो जो ह्यूमन रिसोर्स था जिसको आप अपने कंट्री में इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से वो इकोनॉमिक वॉलंटियर बन के दूसरे कंट्री चला गया। तो ये ब्रेन ड्रेन कहलाता है ये पूरा प्रोसेस। आपका अच्छा एक ब्रेन आपने गंवा दिया। और ये इकोनॉमिक वॉलंटियर्स जो हैं, जो माइग्रेट करते हैं, इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि दुनिया में कम्युनिकेशन जो है वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, आसान हो गया है, तो उन्हें माइग्रेशन करने में आसानी होती है। अब ये जो रेफ्यूजीज हैं उन पे अगर बात करें, मैंने इनका रीज़न बताया कि ये क्यों माइग्रेट करते हैं। बाय फोर्स इनकी माइग्रेशन होती है, अपनी मर्जी से नहीं करते। इनके होम कंट्री में इन्हें क्राइसिस फेस करने होते हैं। जी कलसूम, सवाल पूछें। जी आप अनम्यूट कर सकती हैं खुद को, सवाल पूछें। जी जी कलसूम, सवाल पूछें आप। ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो आप ऐसा करें कि आपका जो भी सवाल है आप अपने पास लिख के रखें। आखिर में हम जो है सेशन रखेंगे सवाल जवाब का। आप अपने सवाल जो भी हैं लिख के रखें। जिसको जो भी सवाल बीच में कोई होता है आप लिख के रखें, आखिर में सवालों को एड्रेस ज़रूर करेंगे। देखें, टॉपिक्स आज बहुत से कवर करने हैं, सो बेहतर यही होगा कि सवालों के लिए आखिर में सेशन रखा जाए। सो हम रेफ्यूजीज़ की बात कर रहे थे। रेफ्यूजीज़ जो हैं वो बाय फोर्स माइग्रेशन की वजह से अपने घर को छोड़ते हैं
होम कंट्री में ऑपरेशन होती है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा होता है, क्राइसिस फेस करते हैं, तो ये इंडिविजुअल जो हैं उस परसिक्यूशन को या वॉर को, कॉन्फ्लिक्ट को एस्केप करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करते हैं, अपनी स्टेट को, अपनी टेरिटरी को छोड़ के किसी और की टेरिटरी में चले जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो आपको कहीं पे कोट करने के लिए पता होने चाहिए। UNHCR के रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 तक दुनिया में 70.8 मिलियन लोग जो हैं वो घर से बेघर हो चुके हैं, डिस्प्लेस्ड पीपल हैं। अब इस 70 मिलियन में से 41.3 मिलियन जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। इंटरनली डिस्प्लेस्ड वो होते हैं जो अपने ही मुल्क में बेघर हों। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के एक एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर फाटा में ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ पे जो लोग रहते थे वो अपने घर से बेघर हो जाएं, तो उन्हें कहेंगे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। और इस UN की रिपोर्ट के मुताबिक इस 70.8 मिलियन में से 25.9 मिलियन लोग ये वो हैं जो अपने मुल्क से बेघर हैं। और इसमें से 1/3 वो लोग हैं, इस सारे लोगों में से जो अपने मुल्क से बेघर हैं, 1/3 को तो सिर्फ पुअर कंट्रीज ने होस्ट किया हुआ है, जैसे पाकिस्तान, सूडान, युगांडा। और ये सारे जो लोग हैं 25.9 मिलियन लोग जो अपने कंट्री से डिस्प्लेस हो चुके हैं, इनकी 57% आबादी जो है वो सीरिया, अफगानिस्तान और साउथ सूडान से है। आप अगर इसे ऑस्ट्रेलिया की आबादी के साथ कंपेयर करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हैं। एक मुल्क की आबादी से ज़्यादा लोग आज की डेट में डिस्प्लेस्ड हैं। और UN की यही रिपोर्ट कहती है कि हर 2 सेकंड के अंदर कोई ना कोई इंसान डिस्प्लेस होता है अपने घर से। अब ये जो रेफ्यूजीज क्रिएट हो रहे हैं दुनिया में, इनकी किस्मत क्या होती है, इनका फेट क्या होता है आखिर में? 3 टाइप का फेट होता है इनका। नंबर 1, इनको रिपेट्रिएट कर दिया जाता है, वापस अपने घर भेजा जाता है, या तो वॉलंटियरली हो, इनकी मर्जी से हो, या बाय फोर्स जिस कंट्री में ये चले जाएं वो कंट्री ज़बरदस्ती इन्हें रिपेट्रिएट कर दे। एक तो ये पॉसिबल इनकी किस्मत में लिखा होता है। नंबर 2, ये इनकी परमानेंट सेटलमेंट हो जाती है न्यू कंट्री में। नंबर 3, इन्हें रीसेटल कर दिया जाता है किसी थर्ड कंट्री में। तो जब भी आप रेफ्यूजीज के ऊपर क्राइसिस कहीं पे पड़ रहे होंगे तो उनका फेट जो है, उनकी किस्मत जो है, इन 3 ऑप्शंस में होती है। या तो उन्हें वापस अपने मुल्क अपनी मर्जी से या बाय फोर्स भेजा जाएगा, या वो परमानेंट सेटल हो जाते हैं उस न्यू कंट्री में, या उन्हें किसी थर्ड कंट्री में रीसेटल किया जाता है। वो कंट्री A से आए, कंट्री B में गए, कंट्री B ने खुद से निकाल के कंट्री C में से उन्हें भेज दिया। तो ये उनका फेट होता है। अब ये जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स होते हैं, जो अपनी मर्जी से ट्रैवल करते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने के लिए, ये बेसिकली पुल फैक्टर्स की वजह से अपने कंट्री को छोड़ते हैं। अब ये पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? बेटर लाइफ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ये या तो ये जो माइग्रेंट्स हैं वीजा लेके आते हैं, या इलीगल माइग्रेशन करके आते हैं। अब दुनिया में अगर पैटर्न को समझा जाए, माइग्रेशन किस हिसाब से होती है, रेफ्यूजीज की जो डिस्प्लेसमेंट है सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो उसका कुछ एक पैटर्न हमें नजर आता है। उसको हम एक मैप के जरिए समझेंगे।
ये मैं अभी एक मैप बनाने लगा हूँ, क्योंकि ये जो माइग्रेशन का पैटर्न है, रेफ्यूजीज का पैटर्न, उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा एक अफ्रीका। ये यहाँ पे यूरोप, एशिया, यहाँ पे जो है ईस्ट एशिया की कंट्रीज, ये ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा ये दुनिया का दूसरा हिस्सा यहाँ पे बनाते हैं। ये यहाँ पे आ गया आपका कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, और ये साउथ अमेरिका। अब ये जो माइग्रेशन का पैटर्न है, देखें 1 मिनट के अंदर मीटिंग ऑफ होने वाली है, मैं इसको यहीं से ऑफ करता हूँ, आप दोबारा से सारे ज्वाइन कर लें। जैसे मैं चाहता हूँ कि फ्लो ना टूटे, अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, दोबारा से ज्वाइन करें। तो यहाँ पे हम ग्लोबल माइग्रेशन, एक सेकंड, मैं माइक आप सबके ऑफ कर दूं। तो यहाँ पे हम ग्लोबल माइग्रेशन का पैटर्न समझ रहे थे। जो रेफ्यूजीज होते हैं, जो फोर्स्ड माइग्रेशन होती है, वो किस तरह से होती है। नंबर 1 जी, ये जो रीजन है, ये मिडिल ईस्ट का है। यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं हम पेन का। तो ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, यहाँ से जो लोग माइग्रेट करते हैं, वो एक तो यूरोप की तरफ जाते हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, जो यहाँ से मिडिल ईस्ट से क्रिएट होते हैं। एक तो उनकी डेस्टिनेशन मिडिल ईस्ट है, यूरोप में होती है, और दूसरा ये लोग नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाते हैं, यूएसए और कनाडा की तरफ जाते हैं रेफ्यूजीज मिडिल ईस्ट से। और तीसरा, मिडिल ईस्ट के लोग वापस मिडिल ईस्ट के ही कुछ कंट्रीज में जाते हैं, जैसे सीरिया टू जॉर्डन, सीरिया टू इराक, सीरिया टू लेबनान। तो एक तो ये पैटर्न हो जाता है जो हमें रेफ्यूजीज की माइग्रेशन का नजर आता है। दूसरा, जो रेफ्यूजीज हैं अफ्रीका से माइग्रेट करते हैं। पहला, वो अफ्रीका के लोग अफ्रीका के अंदर ही माइग्रेट करते हैं, जैसे साउथ सुडान के लोग नॉर्थ सुडान में माइग्रेट करते हैं, जो रेफ्यूजीज हैं। और ये अफ्रीका के लोग दूसरे नंबर पे यूरोप की तरफ माइग्रेशन करते हैं, यूरोप की तरफ रेफ्यूजीज बन के जाते हैं। और तीसरा, अफ्रीका के लोग नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाते हैं। दूसरा पैटर्न माइग्रेशन का ये नजर आता है। तीसरा जी, यहाँ पे जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से लोग माइग्रेट करते हैं। एक तो वो पाकिस्तान जाते हैं, दूसरा ये लोग ईरान जाते हैं, और तीसरा सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वहां पे ये माइग्रेट करके जाते हैं। नंबर 4 पे जी, ये जो यहाँ पे म्यांमार है, जिसे बर्मा कहते हैं, बर्मा से लोग माइग्रेट करके रेफ्यूजीज बन के यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ जाते हैं। तो ये माइग्रेशन के मेजर पैटर्न्स हैं। जो रेफ्यूजीज की माइग्रेशन होती है, उनके ये मेजर पैटर्न्स हमें नजर आते हैं। अब देखते हैं इकोनॉमिक माइग्रेंट्स के पैटर्न, जो अपनी मर्जी से वॉलंटरली माइग्रेट करते हैं। नंबर 1,
साउथ एशिया का ये जो रीजन है, यहाँ से लोग इकोनॉमिक जो माइग्रेंट्स हैं, जो वॉलंटरली माइग्रेट करते हैं अच्छी जिंदगी की तरफ जाने के लिए, कंट्री चेंज करते हैं, ये लोग यहाँ से साउथ एशिया से मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं। एक तो पैटर्न हमें ये नजर आता है। और यही लोग, साउथ एशिया वाले लोग, ये यूरोप की तरफ भी जाते हैं माइग्रेट करके। और यही लोग, साउथ एशिया वाले, नॉर्थ अमेरिका भी जाते हैं माइग्रेट करके। और यही वाले लोग, साउथ एशिया वाले, ईस्ट एशिया की तरफ भी जाते हैं, जैसे कोरिया की तरफ माइग्रेट करके चले गए, जापान की तरफ, मलेशिया की तरफ यहाँ पे। तो ये लोग जो है, जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स होते हैं, वो साउथ एशिया से एक पैटर्न हमें ये नजर आता है। दूसरा जो माइग्रेंट्स का पैटर्न नजर आता है वो ईस्ट एशिया के, यहाँ पे जो कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया वाले, ईस्ट यूरोप वाले, सॉरी, ईस्ट यूरोप के जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, ये यूरोप के अंदर ही माइग्रेशन करते हैं। ईस्ट यूरोप से ये जाते हैं वेस्ट यूरोप की तरफ, यहाँ से यहाँ माइग्रेट करके जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स का पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ये ब्लू वाले जो हैं वो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, रेड वाला जो पैटर्न है वो रेफ्यूजीज की माइग्रेशन का पैटर्न मैंने आपको दिखाया है। अब सवाल ये है, ये जो इतनी माइग्रेशन हो रही है दुनिया में, इसकी दो टाइप की इनसिक्योरिटीज पैदा होती हैं माइग्रेशन की वजह से। एक, हम इसे कहते हैं इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। जी, आवाज सबको क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में बता दें मुझे। जी, चैट बॉक्स में मुझे बता दें कि आवाज क्लियर आ रही है या नहीं। ठीक हो गया जी। देखिए, आवाज अगर किसी को क्लियर नहीं भी आ रही तो मैंने कहा है कि आप उस पोर्शन को, उस टाइम को अपनी कॉपी पे लिखें कि यहाँ पे आवाज नहीं आई थी। आखिर में सवाल जवाब वाले सेशन के वक्त हम उसे जो है उस पोर्शन को आपके को क्लियर कर देंगे और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है, तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। इस ग्लोबल माइग्रेशन की वजह से दो टाइप की इनसिक्योरिटीज पैदा होती हैं। एक, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं दुनिया भर में माइग्रेशन की वजह से। तो हम इनसिक्योरिटीज की बात कर रहे थे, जो मसले पैदा होते हैं ग्लोबल माइग्रेशन की वजह से। दो टाइप की इनसिक्योरिटीज पैदा होती हैं इस ग्लोबल माइग्रेशन की वजह से। दो टाइप के मसले पैदा होते हैं। नंबर वन, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में होते हैं? होस्ट और माइग्रेंट्स के बीच में। जो कंट्री होस्ट कर रहा हो, वहां के लोग, और जो वहां पे माइग्रेट करके आए हों, इन दो ग्रुप्स के बीच में ग्लोबल माइग्रेशन की वजह से इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। होस्ट जो होते हैं उन्हें ये लगता है कि ये जो माइग्रेंट्स आए हैं इनकी वजह से हमारी जॉब्स जा रही हैं, इनकी वजह से हमारे जॉब्स जा रही हैं, ये हमारी जॉब्स लेके बैठे हैं, हमारी इकोनॉमी पे बर्डन है, इनकी वजह से हमारे हॉस्पिटल्स पे बर्डन है ये जो माइग्रेंट्स हमारे यहाँ आए। फॉर एग्जांपल, हर कंट्री में पर्टिकुलर एक थ्रेशोल्ड होता है नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स का और नंबर ऑफ बेड्स का, और वहाँ पे अगर माइग्रेंट्स आ जाएं तो होस्ट, वहाँ के जो लोग हैं, उन्हें ये लगता है कि ये हमारी इकोनॉमी पे बर्डन है, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन है, हमारे रिसोर्सेज पे भी बर्डन है,
जितना हमारे पास पानी है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी है, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उन पे भी ये माइग्रेंट्स को एज अ बर्डन देखते हैं। और एज अ रिजल्ट क्या होता है इस इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बिटवीन होस्ट एंड माइग्रेंट्स, जो होस्ट कंट्री हैं वो माइग्रेशन पे बैन लगा देते हैं कि भाई हम माइग्रेशन करने वालों को अलाउ नहीं करेंगे अपने कंट्री में, उन्हें रीसेटल करने के प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जाते हैं, उन्हें एंटर ही नहीं करने देते अपने कंट्री में। तो ये सब कुछ इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता है बिटवीन होस्ट एंड माइग्रेंट्स। वो देखते हैं कि जॉब लॉस हो रही है, हमारी इकोनॉमी पे बर्डन है, हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन है, रिसोर्सेज पे बर्डन है। एक तो इनसिक्योरिटी माइग्रेशन की वजह से ये क्रिएट होती है। दूसरी दैट इज कल्चरल। एक तो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए माइग्रेशन की वजह से होते हैं, और दूसरे होते हैं कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये जो माइग्रेंट्स हैं उनके बीच में होते हैं, जो माइग्रेट करके जाते हैं किसी कंट्री में, और वहां रहने वाले लोगों के बीच में। माइग्रेंट्स एडजस्ट नहीं कर पाते न्यू कल्चर में, और जो होस्ट हैं उनको ये लगता है कि जो हमारे मुल्क में रहने आए हैं उन्हें हमारी तरह रहना चाहिए। ये तो एक मूवमेंट भी चल रही है कि भाई लिव लाइक अस। यूरोप में ये मूवमेंट चल रही है, बहुत से यूरोपियन पॉलिटिशियन हैं जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं कि भाई अगर आप हमारे मुल्क में आए हो तो आपने अपना कल्चर अबंडन करना है, यहाँ पे जो कल्चर चलता है उसी कल्चर के हिसाब से आपको रहना होगा। तो एज अ रिजल्ट कल्चरल असेमिलेशन का कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कि भाई जो एक कल्चर है, ये आपने बचपन में गेम खेली होगी, वो दूसरे कल्चर को असिमुलेट कर देता है, खा जाता है। और जो बचे कुछ लोग होते हैं उनके बीच में और होस्ट जो लोग हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं कल्चर को लेके। देखिए अगर यूरोप की बात करें, जो यूरोप में मोस्ट टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, ज्यादातर टेररिस्ट अटैक्स वो माइग्रेंट्स करते हैं। स्टैबिंग के केसेस हो गए, उसके अलावा जर्नल अटैक्स हो गए, तो ज्यादातर केसेस में माइग्रेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि कल्चरल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एग्जिस्ट करता है होस्ट के बीच में और माइग्रेंट के बीच में। अगर आप यहाँ पे यूरोप और यूएसए की बात करें तो वहां पे टॉप इश्यू है माइग्रेशन का। आपने सुना होगा कई बार यूएसए के प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई मैं तो वॉल एक कंस्ट्रक्ट करूंगा यूएसए और मैक्सिको के बीच में। वो वॉल कंस्ट्रक्ट क्यों करने की बात करते हैं? क्योंकि माइग्रेशन को रोकना चाहते हैं। यूरोप में भी देखें टॉप इशू माइग्रेशन है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने तो करियर ही अपना माइग्रेशन को एज अ पॉलिटिकल कैंपेन यूज करके बनाया है। तो ये यहाँ से इस इशू की जो है सिवियरिटी जाहिर होती है कि ये माइग्रेशन जो है दुनिया में कितना बड़ा इशू है। इसकी वजह से दो टाइप की इनसिक्योरिटीज पैदा हो रही है। यहाँ पे माइग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट होता है।